रहस्यमय लॉकेट एपिसोड 9 वैभवी की मौत का रहस्य। कमरे में कुछ पल तक गहरी खामोशी छाई रही। नवीन ने देखा कि प्रोफेसर रुद्रनाथ की आंखें जैसे किसी दूर की याद में खो गई थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कसक उभर गई थी। नवीन ने धीरे से कहा, प्रोफेसर, आप फिर वही सोच रहे हैं ना, 15 साल पहले वाली रात के बारे में। ये सुनते ही प्रोफेसर रुद्रनाथ ने धीरे से अपने बंद कर ली आंखें। उनकी मुट्ठियां अनजाने में ही भीग गई। कुछ पल बाद उन्होंने भारी आवाज में कहा, हाँ, वही रात जिसे मैं चाह कर भी भूल नहीं पाया। कमरे का माहौल और भी गंभीर हो गया। नवीन की आंखों में भी अब गुस्से की हल्की सी चिंगारी दिखाई देने लगी थी। वो धीमी लेकिन कड़वी आवाज में बोले, अगर अगर उस रात हम दोनों में से कोई एक भी वैभवी के साथ होता। उनकी आवाज आगे थोड़ी कांप गई, तो शायद आज सब कुछ अलग होता। प्रोफेसर रुद्रनाथ की आंखों में एक पल के लिए गहरा दर्द झलक गया। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, शायद आज वैभवी जिंदा होती। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। नवीन की नजर में नीची हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, और वो बच्ची भी। ये सुनते ही प्रोफेसर रुद्रनाथ की आंखों में अचानक गुस्से की चमक उभर आई। उन्होंने मुट्ठी कसते हुए कहा, उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था। उनकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। वो किसी की सोची समझी चाल थी। नवीन की आंखें तुरंत उनकी तरफ उठी, लेकिन प्रोफेसर रुद्रनाथ कुछ पल तक चुप ही रहे, मानो वो उस समय को शब्द देने से बचना चाहते हो। 15 साल पहले एक रहस्यमय रात में वैभवी की मौत हुई थी, लेकिन वो मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई थी। उस रात आखिर हुआ क्या था? किसने वैभवी को निशाना बनाया था? और सबसे बड़ा सवाल, उस रात लॉकेट का पहला हिस्सा आखिर कैसे गायब हो गया? इन सवालों के जवाब आज भी अंधेरे में छिपे हुए थे। प्रोफेसर रुद्रनाथ ने धीरे से खिड़की के बाहर अंधेरे की तरफ देखते हुए कहा, काश उस रात हम वहाँ होते। उनकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। तो शायद आज वैभवी और वो मासूम बच्ची वो बात अधूरी छोड़कर चुप हो गए। नवीन ने भी धीरे से आंखें बंद कर ली। दोनों ने दिल में उस रात की याद अब भी एक गहरे जख्म की तरह बस चुकी थी, और शायद वो जख्म अभी तक पूरी तरह भरा भी नहीं था। कमरे में फिर से वही भारी खामोशी लौट आई, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ था जिसका सच सामने आने पर शायद बहुत कुछ बदलने वाला था। दूसरी तरफ आर्यन चुपचाप उस रहस्यमय आदमी का पीछा कर रहा था। रात गहरी होती जा रही थी और शहर की भीड़ धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी। कुछ देर बाद वो आदमी शहर की सड़क छोड़कर कसौली के एक सुनसान इलाके की तरफ मुड़ गया। चारों तरफ घना अंधेरा था, सिर्फ हवा की आवाज और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी।
आर्यन कुछ दूरी बनाकर उसके पीछे चलता रहा। अचानक वो रहस्यमय आदमी रुक गया। कुछ पल तक चारों तरफ खामोशी छाई रही। फिर बिना कुछ मुड़े और कुछ कहे, पीछे बिना देखे ही वो धीमी आवाज में बोला, काफी देर से मेरा पीछा कर रहे हो, बाहर आ जाओ। ये सुनते ही आर्यन की आंखें हल्की से सिकुड़ गई। अब छिपने का कोई मतलब नहीं था। वो धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया और उस आदमी के सामने आकर खड़ा हो गया। आर्यन की गहरी नीली आंखें सीधी उसकी तरफ टिकी हुई थी। तुम कौन हो? आर्यन ने ठंडी आवाज में पूछा। और तुम्हारे अंदर से ये अजीब और बुरी शक्ति क्यों महसूस हो रही है? कुछ पल तक वो आदमी चुप खड़ा रहा। फिर अचानक वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर पूरे जंगल का माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया। तो फिर देव वंश का वारिस मेरे सामने आ ही गया। उस आदमी ने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा। आर्यन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। सीधे जवाब दो, आर्यन ने गुस्से में कहा। तुम हो कौन? वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। अंधेरे में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर वो ठंडी आवाज में बोला, उस रात तुम बच गए थे। आर्यन की भौहें सिकुड़ गई, लेकिन उस आदमी की आवाज और भी खतरनाक हो गई। आज मैं तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह ही मार डालूंगा। ये सुनते ही आर्यन की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। मेरी माँ का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लेना। अगले ही पल आर्यन के चारों तरफ नीली ऊर्जा चमक उठी और फिर अचानक दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। आर्यन हवा में उछलकर उस आदमी पर हमला करता है। वो रहस्यमय आदमी भी किसी साधारण इंसान की तरह नहीं लड़ रहा था। उसके हाथों से काली ऊर्जा की लपटें निकल रही थी। दोनों की शक्तियां आपस में टकरा रही थी। हर टक्कर के साथ हवा में तेज धमाके गूंज रहे थे। पेड़ हिलने लगे थे, जमीन कांपने लगी थी और उधर काफी दूर एक घर में बैठे नवीन और प्रोफेसर रुद्रनाथ अचानक चौंक कर खड़े हो गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। नवीन ने तुरंत कहा, आपने भी महसूस किया? प्रोफेसर रुद्रनाथ का चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, ये आर्यन की ऊर्जा है। नवीन की आंखों में चिंता उतर आई। वो खतरे में है। एक पल भी देर किए बिना दोनों तुरंत बाहर निकल पड़े। कुछ ही देर में वो ये दोनों कसौली के उसी सुनसान इलाके में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा आर्यन उस रहस्यमयी आदमी से भयानक लड़ाई कर रहा था। काली और नीली शक्तियां टकरा रही थी। नवीन ने तुरंत कहा, आर्यन, और अगले ही पल वो भी लड़ाई में कूद पड़ा। प्रोफेसर रुद्रनाथ ने भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। अब वो रहस्यमय आदमी ने सामने 3 देव योद्धा खड़े थे। कुछ पल तक वो आदमी चुपचाप उन्हें देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभार आई। आज नहीं, उसने धीमे से कहा, लेकिन बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। अगले ही पल वो अचानक काले धुएं में बदलकर वहां से गायब हो गया। चारों तरफ फिर से खामोशी छा गई। आर्यन गुस्से में खड़ा था। उसकी मुट्ठियां अभी भी भींची हुई थी। नवीन उसके पास आए। तुम ठीक तो हो आर्यन? आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी।
वहाँ एक छोटी सी अजीब और प्राचीन चीज पड़ी हुई थी। आर्यन झुककर उसे उठाता है। वो एक बहुत पुराना धातु का टुकड़ा था, जिस पर अजीब सी प्राचीन निशानियां और चिन्ह बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज सदियों पुरानी हो। प्रोफेसर रुद्रनाथ ने जैसे ही उसे देखा, उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये ये यहाँ कैसे आ गया? आर्यन और नवीन दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि उस छोटी सी चीज के पीछे भी शायद छिपा हुआ था एक बहुत बड़ा रहस्य। सुनसान जगह पर फिर से खामोशी छा गई थी। हवा धीरे धीरे पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। आर्यन के हाथ में भी अभी भी वो अजीब और प्राचीन धातु का छोटा सा टुकड़ा था। उस पर बने चिन्ह हल्की रोशनी में भी साफ दिखाई दे रहे थे। प्रोफेसर रुद्रनाथ की आंखें उसे देखकर चौड़ी हो गई थी। ये यहाँ कैसे हो सकता है? उन्होंने धीमी लेकिन हैरानी भरी आवाज में कहा। नवीन भी ध्यान से उस चीज को देखने लगे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि आर्यन का चेहरा अचानक गंभीर और गुस्से से भरा हुआ था। आर्यन कुछ पल तक चुप रहा, जैसे अपने अंदर उठे तूफान को रोकने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, वो आदमी? नवीन और प्रोफेसर दोनों उसकी तरफ देखने लगे। आर्यन की आंखों में इस वक्त गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो सिर्फ मुझे मारना नहीं चाहता था, उसने दबी हुई आवाज में कहा। उसने कहा कि उस रात भी मैं बच गया था। ये सुनते ही नवीन और प्रोफेसर रुद्रनाथ दोनों एकदम से चौकन्ना हो गए। आर्यन की आवाज अब और भी भारी हो गई थी, और उसने ये भी कहा कि आज वो मुझे मेरी माँ की तरह ही मार डालेगा। ये सुनते ही प्रोफेसर रुद्रनाथ और नवीन दोनों के चेहरे सख्त हो गए। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कस ली। मतलब साफ है, उसने गुस्से में कहा, मेरी माँ को भी उसी ने मारा था। ये सुनकर कुछ पल के लिए वहाँ गहरी खामोशी छा गई। नवीन की आंखों में भी गुस्से की चमक उभर आई। प्रोफेसर रुद्रनाथ का चेहरा अचानक बेहद गंभीर हो गया। आर्यन ने आगे कहा, और एक बात और। दोनों ने उसकी तरफ देखा। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, वो मुझे देव वंश का वारिस समझ रहा था। ये सुनते ही नवीन और प्रोफेसर रुद्रनाथ ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरों पर साफ हैरानी और चिंता दिखाई दे रही थी। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर प्रोफेसर रुद्रनाथ ने धीरे से कहा, तो इसका मतलब उन्होंने अपनी नज़र उस प्राचीन धातु के टुकड़े पर डाली। अंधेरी शक्तियाँ अब फिर से जागने लगी है। नवीन ने गहरी सांस ली, और शायद उन्हें भी पता चल चुका है। उन्होंने धीरे से कहा कि देव वंश का असली वारिस अब सामने आ चुका है। आर्यन चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब भी वही सवाल घूम रहा था। उसकी माँ की मौत का सच क्या था? 15 साल पहले आखिर क्या हुआ था? और ये रहस्यमय आदमी आखिर कौन था? रात की ठंडी हवा उस सुनसान जगह में बह रही थी, लेकिन अब ये साफ था कि आने वाला समय और भी खतरनाक होने वाला था। सुनसान इलाके में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तीनों कुछ देर तक चुप खड़े रहे।
आर्यन के हाथ में अभी भी वो अजीब सा प्राचीन धातु का टुकड़ा था जिसे वो ध्यान से देख रही था, लेकिन उसके मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। आखिरकार उसे प्रोफेसर रुद्रनाथ और नवीन की तरफ देखते हुए कहा, एक बात समझ में नहीं आ रही। दोनों ने उसकी तरफ देखा। आर्यन ने धीमी लेकिन उलझी हुई आवाज में कहा, उस आदमी ने मुझे देववंश का वारिस क्यों कहा? उसकी आंखों में साफ उलझन थी। उसे ऐसा क्यों लगा कि मैं देववंशज हूँ, जबकि यह सच नहीं है। वो थोड़ा रुक कर बोला, और जहाँ तक असली देववंशज की बात है, हम तो उसे अभी तक ढूंढ ही नहीं पाए। फिर ये क्यों? आर्यन की बात सुनकर नवीन और प्रोफेसर रुद्रनाथ दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पर अभी भी गहरी सोच और सवाल दिखाई दे रहे थे। कुछ पल तक तीनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर प्रोफेसर रुद्रनाथ जैसे किसी गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने धीरे धीरे कहा, हो सकता है। दोनों की नजर उनकी तरफ उठ गई। प्रोफेसर रुद्रनाथ ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, हो सकता है कि तुम्हारे पास जो लॉकेट का टुकड़ा था, उसी की वजह से उसे ऐसा लगा हो कि तुम ही देववंशज हो। आर्यन की भौहें हल्की से सिकुड़ गई। नवीन भी सोच में पड़ गया था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, ये बात हो सकती है। कुछ पल रुककर उन्होंने गंभीर आवाज में आगे कहा, और शायद 15 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आर्यन की नज़र तुरंत उनकी तरफ उठी। मतलब? नवीन ने गहरी सांस ली। उस वक्त तुम्हारी माँ के पास भी लॉकेट का पहला हिस्सा था। आर्यन एकदम से चुप हो गया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। नवीन ने आगे कहा, और शायद उसी वजह से उन अंधेरी शक्तियों को लगा कि वैभवी की ही देववंशज है। ये सुनते ही आर्यन के दिमाग में जैसे कई बातें एक साथ घूमने लगी। उसकी माँ, लॉकेट का हिस्सा, पहला हिस्सा, और 15 साल पहले की वो रहस्यमयी रात। प्रोफेसर रुद्रनाथ ने धीरे से कहा, अगर हमारी सोच सही है। उन्होंने गंभीर नज़र से दोनों को देखा। तो इसका मतलब ये है कि अंधेरी शक्तियाँ असली देववंशज को अभी भी नहीं पहचान पाई है। नवीन ने धीमी आवाज़ में कहा, और यही वजह है कि वो हर उस इंसान को निशाना बना रहे हैं जिसके पास इस लॉकेट का कोई हिस्सा है। रात की खामोशी फिर से गहरी हो गई, लेकिन अब एक बात साफ थी। लॉकेट के ये टुकड़े सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा खतरा भी थे। प्रोफेसर रुद्रनाथ की बात के बाद तीनों कुछ पल तक चुप खड़े रहे। रात और भी गहरी हो चुकी थी। नवीन ने धीरे से कहा, हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। प्रोफेसर रुद्रनाथ ने भी सहमति में सिर हिलाया। आर्यन ने एक बार फिर उस जगह की तरफ देखा जहाँ कुछ देर पहले रहस्यमय आदमी खड़ा था। उसके मन में अब भी कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन अभी उन सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले थे। तीनों फिर वहाँ से धीरे धीरे कसौली के उस सुनसान इलाके से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी देर की यात्रा के बाद दृष्टि आखिरकार अपने घर के पास पहुँच गई। रात के करीब 8 बज चुके थे। जैसे ही वो घर के गेट के पास पहुँची, उसने देखा कि बाहर सीढ़ियों पर आदित्य बैठा हुआ था। आदित्य बार बार सड़क की तरफ देख रहा था।
जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। जैसे ही उसकी नज़र दृष्टि पर पड़ी, वो तुरंत खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर साफ चिंता और हल्का गुस्सा दिखाई दे रहा था। दृष्टि तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। तुम इतनी देर से कहाँ थी? दृष्टि थोड़ा चौंक गई। आदित्य ने फिर कहा, तुम्हारा फ़ोन भी बंद आ रहा था। फिर उसने थोड़ा नाराज़ होते हुए कहा, और तुम्हें पता है संजीव अंकल आज घर नहीं आने वाले थे। दृष्टि ने हैरानी से पूछा, क्या? आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने ही मुझे फ़ोन करके बताया था कि तुम अभी तक घर नहीं पहुंची हो, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ये सुनकर दृष्टि थोड़ी असहज हो गई। सॉरी, उसने धीमी आवाज़ में कहा। आदित्य ने गहरी सांस ली और फिर बोला, चलो पहले अंदर चलते हैं। दोनों घर के अंदर चले गए। अंदर आते ही आदित्य फिर से उसकी तरफ मुड़ा। अब बता, आखिर क्या हुआ था? उसके चेहरे पर अब भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दृष्टि कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे धीरे शाम की तरह सारी घटना उसे बतानी शुरू की। कैसे बस नहीं आई, कैसे वो पैदल घर के लिए निकल गई, फिर अचानक एक तेज़ रफ्तार कार उसकी तरफ आती दिखाई दी, और फिर वो पल जब किसी ने उसे पकड़कर हवा में उठा लिया था। आदित्य ध्यान से उसकी तरफ देखकर हर बात सुन रहा था, लेकिन जैसे जैसे दृष्टि आगे बताती गई, उसके चेहरे पर हैरानी और अविश्वास बढ़ता जा रहा था। रुको रुको, आदित्य ने बीच में ही कहा, तुम कहना चाहती हो? वो थोड़ा झुककर बोला कि कोई मास्क पहने लड़का तुम्हें हवा में उठकर बचा ले गया। दृष्टि ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। फिर उसने धीरे से कहा, और उसकी आंखें बहुत गहरी नीली थी। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। आदित्य अभी भी उसे देख रहा था। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दृष्टि, कहीं तुम्हें सच में चक्कर तो नहीं आ गया था? लेकिन दृष्टि ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैंने सच में उसे देखा था। उसकी आंखों में अब भी वही हैरानी और उलझन थी। मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन वो कुछ पल रुक कर बोली, उसने मेरी जान बचाई थी। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, और कहीं दूर किसी को भी अभी ये अंदाज़ा नहीं था कि आज की ये छोटी सी घटना आगे चलकर कितने बड़े रहस्य का दरवाज़ा खोलने वाली थी। क्या 15 साल पहले वैभवी की मौत और आज आर्यन पर हुआ हमला किसी एक ही अंधेरी शक्ति का जुड़ा हुआ था? अगर आर्यन देव वंशज नहीं है, तो उस रहस्यमय आदमी को क्यों लगा कि वही देव वंशज का असली वारिस है? आखिर ये प्राचीन धातु का टुकड़ा क्या है, और उसका संबंध लॉकेट के रहस्य और वैभवी की मौत से कैसे जुड़ा हुआ है?